आयुर्वेद चिकित्सा में उपयोग करते हैं तो इसकी बस्ती चिकित्सा भी करते हैं। इससे हम उनको एनिमा देते हैं। जितने भी इनका मेद कम करना हो उसमें गोमूत्र का विशेष रूप से हम इस्तेमाल करते हैं। सामान्य रूप से सभी आयुर्वेद चिकित्सक इसको बहुत इस्तेमाल करते हैं। मेद मतलब पेट, जो आपकी चर्बी होती है, वसा होता है, उसको कम करने में विशिष्ट गुणधर्म रखता है गोमूत्र। तो अगर आप इसका पान करेंगे तो आपका स्वाभाविक रूप से मेद चर्बी रहेगी वो भी कम होगा। इसको पीने से इसके उष्ण गुण होने के कारण यह मल को, कब्जियत को नहीं होने देता है। तो हम गोमूत्र पीने से ये भी होता है। गोमूत्र का इस्तेमाल हम कई प्रकार के लेपों में भी करते हैं। अलग अलग जो स्किन डिसीज होती है उसमें हम उस औषधि योग के साथ हम गोमूत्र मिला के उससे उसका लेपन कराते हैं तो वो रोग ठीक हो जाते हैं। तो जब हम सामान्य रूप से अगर गोमूत्र का स्नान में इस्तेमाल करेंगे या उससे हमारे स्किन में कोई तकलीफ हो रही है उसके ऊपर उससे अभ्यंग करना, हल्की सी मालिश करने के बाद अगर हम स्नान करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा इसका। हाँ, यह एक विशेष रूप से है। इसमें यव क्षार, जो जवा क्षार लिखा हुआ है, यह यव क्षार होता है। जो हमारी जौ होती है उसको एक क्षार बनाते हैं और इस क्षार में 20 ml गोमूत्र मिला के जब हम इसका पान करते हैं तो जो जलोदर मतलब जो पेट में पानी भर जाता है, ऐसी अवस्था में भी यह बहुत कारगर होता है। ये तो विशेष रोग की बात थी, लेकिन जिनको यूरिन बहुत अच्छे से नहीं आता है या उसको पथरी की शिकायत हो, उसके पेट में जो पथरी हो उसके यूरिन के मार्ग में, तब भी यह योग काम करेगा। क्योंकि जो गोमूत्र होता है उसका बहुत गुण होता है मुद्रक, वह मुद्र को प्रवृत्त करता है, उसको बढ़ाने का कार्य करता है। गोमूत्र के लिए भी हमारी गौशालाओं में एक तेल के रूप में या कान में डालने के लिए और नाक में डालने के लिए 2-2 ड्रॉप करने के लिए कहा जाता है। निश्चित रूप से यह बहुत प्रभावकारी है। अगर गोमूत्र को हम कान में डालेंगे तो 2-2 बूंद डालेंगे तो इसका प्रभाव हमको मिलेगा। इससे जो जुकाम वगैरह होता है, सर्दी होता है, इसमें लाभ होता है। जहाँ पे आघात होते हैं तो मैं एक अपनी चिकित्सा में लेप गोली ऐसा एक इस्तेमाल करता हूँ जिसमें दशांग लेप वगैरह का योग होता है। इसको हम या फिर आंबा हल्दी वगैरह जो होती है, इसको जब हम गोमूत्र में घिस के इसका पेस्ट करते हैं और जब हमको चोट लगती है उस जगह पे इसको इस्तेमाल करते हैं। तो जो भी द्रव्य है, चिकित्सकीय द्रव्य, यह उसका गुणधर्म बढ़ाता है, उस शोथ को, उस सूजन को कम करता है, इसके दर्द का, इसके गर्म गुण होने के कारण इसके दर्द का भी हरण करता है। तो गोमूत्र इस तरीके से हमको फायदा करता है। यह उष्ण और कटु इसके लिए क्रमिघ्न भी है, पेट के क्रमियों को भी दूर करता है। इसके बाद गोमय, जो गोमय है, गोबर है, यह भी बहुत गुणकारी है। इसको गो पुरुषम, गो विश्रा, गोमलम ऐसा नाम दिया हुआ है। यह हल्का होता है, यह भी उष्ण वीर्य है। इसका कषाय और तिक्त ऐसा कषेला स्वाद है और तीखा है और यह कटु विपाक का है। इसका जो प्रभाव है वो रक्षोग्न है। हमारे जितने भी कृमि होते हैं उनसे हमारी रक्षा करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कोरोना काल में भी जिनके घर में धूपन दिया गया वह लोग सुरक्षित रहे। गाय के कंडे के ऊपर अगर हम गोघृत, अजवाइन हो, राल हो, इनका उपयोग करते हैं, धूपन के रूप में देते हैं, अपराजिता एक है उसका उपयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे घरों में जीवाणुओं की संख्या बहुत कम हो जाती है, विषाणु की, और स्वस्थ रहते हैं। मैं इतना कह सकता हूँ व्यक्तिगत रूप से मेरा क्लिनिक कोरोना काल में एक भी दिन बंद नहीं रहा। मैं निश्चित रूप से मेरे सारे एम्प्लॉइज को मैंने अंदर के रूम में रखा हुआ था और सबसे फ्रंट वाले रूम में मैं बैठा हुआ था और मेरा तब से लेके आज तक नियमित रूप से मेरे क्लिनिक में मैं दोनों समय
अपराजिता धूपन देसी गाय के कंडे के ऊपर और गोवंश से करता हूँ और मेरा वहाँ पे क्लिनिक में ये प्रभाव है सुरक्षित मुझे कोरोना सफेद वाली या नीले वाली जी अपराजिता सफेद फूल वाली या नीले फूल वाली अपराजिता उसमें उसका एक कॉम्बिनेशन है ये शास्त्रोक्त कॉम्बिनेशन है उसका नाम अपराजिता है अपराजिता जो प्लांट है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कॉम्बिनेशन है गोमय जो होता है वो कफ का शामक होता है इसीलिए इसका भी लेपन कई जगह पे हमको कर सकते हैं घुटनों के दर्द में जहाँ पे सूजन हो जहाँ पे जलियांश की मात्रा हो जो कफ के गुण वाली हो वहां पे हम ताजे गोबर का लेप करेंगे तो उस कफ का शमन होगा और हमको सूजन और दर्द में अंतर मिलेगा दर्द जो होता है अकड़न वाला जब दर्द होता है वह कफ के कारण होता है तीखा जो दर्द होता है वो वात के कारण होता है और जब उसमें जलन होती है या गर्माहट होती है तो वह पित्त के कारण होता है तो ऐसे जहां पे भी आपको जोड़ों में तकलीफ होती है तो ये सामान्य रूप से जो हम अनुभव करते हैं आप सामान्य रूप से समझ जाएंगे कि कौन सा दोष यहाँ पे है आपको सोराइसिस जो है फिर से त्वचा रोग में हम इससे स्नान कराते हैं कई प्रकार के उपटन जो है उसको गोमय से बनाया जाता है और गोमय का जब हम इस्तेमाल स्नान करने में करेंगे तो कई प्रकार के त्वचा रोग इससे नष्ट होते हैं गोमय साबुन जो है वो सामान्य रूप से हमारे गौशालाओं में बन रही है हम एक इसब टिकिया भी बनती है उसी में इंद्रजव वगैरह का कॉम्बिनेशन बना के हम उससे स्नान करते हैं तो इसमें स्किन डिसीज आपकी ठीक हो जाती है मैंने गोबर के ऊपर धूपन करने से जीवाणु विषाणु नष्ट होते हैं उसके बारे में भी बताया गोबर का रस नाक में डालने से आपको अस्थमा लेकिन इसको डालते समय आपको 1 या 2 बूंद से ज्यादा नहीं डालना है हमको धूपन ज्यादा प्रैक्टिकल रूप से हम कर पाएंगे मंजन के बारे में एक बहुत विशेष बात कहूंगा मंजन हम करते हैं तो हमारे यहाँ शास्त्र में मंजन कैसा होना चाहिए मंजन जो होता है वो रूखा होना चाहिए भस्मीभूत जो होता है भस्म के समान और कषाय रस से युक्त होना चाहिए जो कफ का शमन कर सके हम जितने भी लोग पेस्ट इस्तेमाल करते हैं आप प्रैक्टिकली 7 दिन पेस्ट छोड़ के आप मंजन से दांत करिए या हम जो कंडा होता है उसके बीच की जो सफेद राख होती है उससे हमको मंजन करेंगे यह जो रहता है मुंह से अगर आपका कफ का आवरण हटेगा तो आपको मुंह में होने वाली जितनी बीमारियां हैं वो अपने आप स्वाभाविक रूप से कम हो जाएगी अब आप इसमें नमक मिला के करेंगे तो वहां से वो कफ का नमक का इस्तेमाल क्यों करते हैं क्योंकि वो वहां पे द्रव को छोड़ के उस कफ को हटा देता है आसानी से हम कफ इसमें कर सकते हैं हम अजवाइन का कॉम्बिनेशन मिला के दे सकते हैं हम वज्रदंती का कॉम्बिनेशन मिला के कर सकते हैं हम किसी भी रूप में दंत चिकित्सा में या दांतों को अगर स्वस्थ रखना हो तो निश्चित रूप से अगर हम कंडे की राख से उसकी भस्म से जो सफेद भस्म होती है जलने के बाद अच्छी जलने के बाद उससे अगर हम दांतों को करेंगे और मसूड़े पे हल्की मालिश करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे दांत स्वस्थ रहेंगे हमारे मुख स्वच्छ रहेगा यह पंचगव्य के बाद 2 विशिष्ट द्रव्य भी जो है वो हमको मिलते हैं यह दही से आगे की प्रक्रिया है इसलिए इसको भी मैंने यहाँ सम्मिलित किया है यह है गोतक जो हमारी छाछ होती है उसके बारे में छाछ के लिए विशेष रूप से हमारे यहाँ क्या बोला गया है कि यह ऐसा द्रव्य है जो वैकुंठ में या स्वर्ग में आपको नहीं मिलेगा उसके लिए भगवान को धरती पे आना पड़ेगा है ना और इसी के लिए इसी से उसका महत्व हमको समझ में आता है मैं जितनी लोक भाषा में जो बातचीत होती है उससे उसका महत्व ज्यादा समझ में आता है उसके रेफरेंस में बात होती है हमारे उपमा के हिसाब से बात की जाती है तो ये बहुत अच्छे से समझ में आता है कि छाछ का कितना उपयोग है इसको तक्र बोलते हैं गोसंज बोलते हैं विलोड़े ऐसा एक नाम है और छाछ
यह हल्का होता है, जो पचने में हल्का होगा, शरीर में रूखापन लेके आएगा। अभी तक हम जितने भी द्रव्य देख रहे थे, दही है, दूध है, घी है, यह शरीर में चिकनाई लेके आ रहे थे, स्निग्धता लेके आ रहे थे। लेकिन यह जो द्रव्य है, तक्र जो है, यह रूखापन लेके आता है। इससे दीपन पाचन आपके भूख को बढ़ाने वाला है। इसीलिए हम छाछ में भोजन के साथ लेना ऐसा विशेष रूप से आग्रह करते हैं। यह स्वाद रसों को बढ़ाता है और मधुर और अम्ल इसमें बहुत विशेष रूप से इसका जो रहता है, छाछ जो होता है वह भी जैसे दही में जो लिखा था वही है इसके गुण। यह मधुर भी है, अम्ल भी है और इसका अनुरस कषाय है। इसके कारण ये कफ को कम करता है और यह उष्णवीर्य होता है। दोषों के प्रभाव में यह वात पित्त कफ तीनों का शमन करता है। दही जो होता है वो गुरु और स्निग्ध होने के कारण यह दोषों को बढ़ा रहा था, यहाँ पे छाछ उनको कम कर रहा है। छाछ को पृथ्वी का अमृत कहा जाता है। देसी गाय के दूध से मथ के छाछ को निकाला जाता है। छाछ मतलब उसमें मक्खन का कोई भी कण नहीं रहना चाहिए। आजकल हम छाछ के नाम पे क्या पी रहे हैं? बटर मिल्क। अगर उसमें चिकनाई रहेगी तो जो मैं रूखे गुण की बात कर रहा हूँ वो नहीं रहेगा। इसीलिए आप मुझे जो छाछ समझ में आता है वो राजस्थान और गुजरात तरफ जो आप छाछ देखते हैं एकदम पानी के जैसा पतला जो छाछ होता है वही छाछ है, इतना ध्यान रखिए। इसके बाद में यह वातरोग को नष्ट कर रहा है। आपके कचरे गुण के कारण यह कफ रोगों को भी नष्ट कर रहा है। लेकिन अगर यह क्या होता है कि जब हम छाछ पीते हैं तो अगर वो पुराना छाछ हो जाए तो फिर उसमें अम्लता बढ़ने लगती है और फिर कई बार लोगों को गले में तकलीफ होती है और फिर बोलते हैं यार छाछ पीने से गला लग गया। तो जितना छाछ पीना है, जितना ताजा पिएंगे वो सबसे अच्छा है। उसके बाद में फिर हम उसमें सौंठ और काली मिर्च इनका कॉम्बिनेशन, जीरे का भुना हुआ जीरे का अगर उपयोग करेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। यह एक विशेष आज के जमाने में सबसे ज्यादा तकलीफ है लोगों को मोशन होने की। संग्रहणी नाम आपने सबने सुना होगा, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत आसानी से सुना होगा। आईबीएस ऐसा एक रोग हम बोलते हैं जिसमें जो मल प्रवृत्ति होती है वो बहुत कष्ट से होती है और कम मात्रा में होती है। पेट में दुखता है, आफरा बनता है, इससे बहुत सारे लोग परेशान हैं। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हम क्या कर रहे हैं। तो आजकल सबसे ज्यादा मार्केट है, आपको कोई भी चूर्ण है आप चूर्ण खा लीजिए और पेट साफ कर लीजिए। बोले पेट साफ तो हर रोग ठीक। लेकिन पेट साफ करने के चक्कर में हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। उस दोषों को हम ग्रहण पेट में नीचे आंतों में पहुंचा देते हैं, जिसको कफ को, और कफ के आवरण बनने के कारण यह रोग जल्दी से ठीक नहीं होता। इसीलिए हमारे यहाँ पे जितने मसाले हैं इनकी योजना करी गई है। मसाले उस खाने को पचाते हैं, उसके कफ के हिस्से को खत्म करते हैं और यह जब आपके आंतों में पहुंचता है, छोटी आंत में, तो यह कफ युक्त नहीं रहता, उस कफ को नहीं जाता है। इसीलिए विशेष रूप से यहाँ पे छाछ का सबसे ज्यादा उपयोग है। अगर किसी को भी संग्रहणी की शिकायत हो तो उसका मुख्य द्रव्य ही चिकित्सा ही छाछ है। हम उसको बस्ती से भी दे रहे हैं, हम उसको पिला भी रहे हैं। तो विशेष आग्रह, विशेष चिकित्सा खोली गई है छाछ की। तो अगर आपको पेट की समस्या है तो आप छाछ लेंगे तो पेट निश्चित रूप से अच्छा होगा। इसमें छाछ को अगर वात रोग के लिए इस्तेमाल करना हो तो उसमें सौंठ और नमक, सेंधा नमक का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें वात रोग का के लिए हितकारी है। छाछ को अगर पित्त रोग के लिए कम करना है तो हमको मीठी लस्सी, जो हम लस्सी नहीं बोलूंगा लेकिन मीठी छाछ अगर हम पिएंगे तो उससे पित्त का शमन होगा। पित्त जो होता है उसको ठीक करने के लिए मीठा यह स्वाद का इस्तेमाल होता है। और कफ दोष को ठीक करना है तो फिर मैंने बोला था सौंठ, मिरे और पिपली जो त्रिकटु का कॉम्बिनेशन है
इसको अगर मिला के हम देते हैं तो ये अच्छा काम करता है। अगर आपको भूख नहीं लग रही हो तो हम हींग का प्रयोग कर सकते हैं, जीरे का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों को भून के सेंधा नमक के साथ में छाछ में मिला के इसको पिएंगे तो यह हमारे लिए भूख को भी बढ़ाएगा और वात के शमन करेगा और हमारे पेट से रिलेटेड जो समस्या होती है उनको कम करेगा। गुड़ के साथ इसको लेंगे छाछ को तो यह मूत्रल कार्य करेगा। आपके मूत्र में या यूरिन करने में अगर आपको कुछ कठिनाई होती है, समस्या होती है तो उसके वेग को बढ़ा के ये आपको मूत्र के ऊपर भी कार्य करेगा। और आपके इसमें खून की कमी होती है तब भी चित्रक ऐसे एक चित्रक जो द्रव्य होता है उसके साथ में चित्रक के साथ में इसको कॉम्बिनेशन मिला के देते हैं तो ज्यादा प्रभावकारी होता है। चित्रक एक छोटा सा प्लांट है, सफेद फूल आता है। अच्छा जी जी तो इसके बाद में जो हम छाछ के साथ में चित्रक और इसका उपयोग करेंगे तो हमारे पेट के लिए ज्यादा अच्छा होगा। इसके बाद जो पांचवा द्रव्य है वह है नवनीत, मक्खन। मक्खन जो होता है भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय था। तो मक्खन का जो विशेष गुण है यह धातु का पोषण करता है और आपके सारे धातुओं को पचने में भी आसान होता है और आसानी से इनको बढ़ाता है। इसमें विटामिन डी आपकी हड्डियों को बहुत मजबूत करता है, आपके बुद्धि को बढ़ाता है, आपके नेत्र ज्योति को बढ़ाता है। हम जब संस्कार करते हैं दूध के ऊपर तो दूध मीठा होता है, उसके बाद अगर उसको जमा दिया तो वो दही पूरी तरह से खट्टा हो जाता है। फिर हम उसको मथते हैं तो छाछ हमारी अम्ल और मधुर रस होती है, लेकिन मक्खन हमारा मधुर मिलता है। और घृत को जब हम इसको मक्खन को जब गर्म करते हैं तो हमको घृत एक ओज के रूप में जिसमें मल का भाग नहीं होता है ऐसा जो द्रव्य होता है वह घृत होता है, गोघृत। इसीलिए उसकी ओज से तुलना कीजिए। 7 धातुओं में मल बनता है, ओज में मल नहीं का भाग नहीं होता। ऐसे ही घी जब पके तो उसमें जब मल ना बचे उसको आप कितनी भी बार गर्म करें और उसमें कालापन ऐसा द्रव्य ना आए, वही सही मात्रा सही भाषा में आपका गोघृत है। मक्खन के बारे में बताया, उसका पोषण करते हैं। उसको देने के लिए बहुत सारे दवाइयों में जो आपको गुदा मार्ग से अगर रक्त आ रहा हो या आपके पाइल्स में ब्लीडिंग हो रही हो, ऐसी अवस्था में नाग केसर के साथ में मक्खन का इस्तेमाल किया जाता है और उससे जो उसको बहुत ज्यादा लाभ होता है। इस तरीके से मैंने संक्षेप में आपके समक्ष पंचगव्य यह विषय रखा है। कुछ और विषय स्वर्ण प्राशन विशेष गतिविधि अपने इसमें है स्वर्ण प्राशन। मैं आग्रह करूंगा कि हमारी जितनी परंपराएं जो 16 संस्कार होते हैं उसको हम हमारे जीवन में नित्य हम जी रहे हैं। उसी 16 संस्कारों में से एक संस्कार होता है जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार यानी ऐसा संस्कार जब बच्चे के जन्म के समय किया जाता है। जब बच्चे का जन्म होता है और उसकी नाभि नाली काटते हैं, यहाँ पे जात कर्म संस्कार है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, इस समय पिता का धर्म है कि वहां पे उपस्थित रहना है और बच्चे को देसी गाय का घी, शहद और स्वर्ण इसके कॉम्बिनेशन को बच्चे को चटाना है ना। इससे उस बच्चे की आयु वृद्धि होती है, यही स्वर्ण प्राशन है। लेकिन यह एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। उस समय जन्म के समय उसके बच्चे के मुंह में कफ का आवरण होता है, इसलिए भी स्वाभाविक रूप से घृत और लवण से उसके मुख को स्वच्छ किया जाता है। यह विषय बताने का मतलब ये था कि हम इसको स्वर्ण प्राशन को जन्म के पहले दिन से करा सकते हैं। इसमें कहीं भ्रम नहीं, क्योंकि कई जगह पे प्रश्न आता है कि हम कब से कराएं।
कोई 6 महीने बाद बोलता है कि 6 महीने तक बच्चे को कुछ नहीं देना चाहिए, हम कब करें? कोई 5 साल बाद शुरू कर रहा है, 5 साल तक ही दे रहे हैं, इसलिए ये भ्रम नहीं रहना चाहिए, हम जन्म के पहले दिन से दे सकते हैं। स्वर्ण प्राशन हम अपने बच्चों के लिए किस चीज के लिए सबसे ज्यादा चिंतित होते हैं? बच्चों का रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो बार बार बीमार न पड़े, उसका विकास जो है वो सम्यक रूप से हो सके और उसके सभी धातुओं की पूर्ति अच्छे से हो सके, उसकी बुद्धि विलक्षण हो, ऐसी जो प्रक्रिया है वह स्वर्ण प्राशन है। हमारे आचार्यों ने बहुत अच्छे से, बहुत ज्यादा गूढ़ चिंतन करके सभी विषयों को ध्यान में रखने के बाद स्वर्ण प्राशन ऐसी योजना बताई। तो स्वर्ण प्राशन हमको कब करना चाहिए? जन्म के पहले दिन से हम कर सकते हैं। इसको हम विशेष रूप से पुष्य नक्षत्र में करते हैं। इसमें जो पुष्य नक्षत्र है वो पोषण करने वाला होता है, उसका जो भी चीज उस समय हम ग्रहण करते हैं उसका प्रभाव हमको कई गुना ज्यादा मिलता है। आपने आजकल क्या देखा है, जैसे ही पुष्य नक्षत्र आया और पेपर में एडवर्टाइजिंग चालू हो गई कि आज आने वाला पुष्य नक्षत्र गुरु पुष्य है, रवि पुष्य है, या पुष्य नक्षत्र है तो आप सोना खरीद लीजिए, धन खरीद लीजिए, आप सामान खरीद लीजिए। क्यों? क्योंकि यह ऐसा विशिष्ट नक्षत्र है जिसमें किसी भी कार्य को करने से वह लाभकारी होता है। तो ऐसे विशिष्ट नक्षत्र में हमको स्वर्ण प्राशन कराने का हम लोग आग्रह करते हैं। इसमें जो गोघृत है, घृत का मैंने अभी गुणधर्म बताया, धीर धृति स्मृति, आपके चीजों को धारण करने की क्षमता, उसको याद रखने की क्षमता और उसको वापस बोलने की क्षमता, यह जो गुणधर्म आता है वो गोघृत देता है और इससे हमारा मस्तिष्क इतना सक्षम बन जाता है। इस घृत का दूसरा जो बताया था मैंने वो ओज है कि यह सभी धातुओं को जब पूरा करेगा तभी उस बच्चे का भी ओज बढ़ेगा। ओज बढ़ेगा तो उस बच्चे का आभा मंडल अच्छा होगा और किसी स्वस्थ बच्चे का ही आभा मंडल अच्छा हो सकता है। इसमें तीसरी जो चीज थी वो है मधु है, शहद है। शहद हमारे यहाँ बहुत सामान्य रूप से उसका जो गुणधर्म बताया गया है वो बताया है कि यह लेखन कर्म करता है, मतलब कफ को खरोच के निकालने वाला है ना। इसीलिए जब बच्चों को विशेष रूप से जब हम देते हैं तो बच्चा क्या जन्म के समय पहले क्या होता है, वह माँ के गर्भ में एक जलीय द्रव्य में रहता है और जन्म के बाद वो जैसे ही बाहर आता है तो उसके कई अंग जो रहते हैं वो उसमें जलीय अंश में कई बार तो काम नहीं करते, लंग्स उसके बिल्कुल चिपके रहते हैं और जैसे ही वो सांस लेता है तो वो उसके लंग्स फैलने लगते हैं, उसकी आंतों में पूरा द्रव्य भरा रहता है। और इसलिए क्या होता है, बच्चे का जब जन्म होता है तो वह हरे, नीले, पीले, काले विचित्र रंगों की मल प्रवृत्ति से धीरे धीरे उन द्रव्यों को बाहर निकालता है, ठीक है ना। और यही कारण से मेरा विशेष आग्रह रहता है कि इसमें जो आचार्यों ने शहद की कल्पना करी है, यह उन जो कफ के आवरण है उनको हटाने में मदद करता है, इसीलिए इसमें शहद का उपयोग किया गया है। तो हमको इसका कॉम्बिनेशन में शहद का इस्तेमाल होता है तो उसके बच्चे की जब आते जल्दी से अच्छी हो जाएगी, वो अच्छे से द्रव्यों को ग्रहण कर पाएगा तो निश्चित रूप से उसकी जो वृद्धि होगी, वो जो भी खाएगा, जो ग्रहण करेगा, वो उसके शरीर को लगेगा, उसको लाभ होने वाला है। दूसरा, शहद का अपना एक गुण होता है कि वो अनुपान के रूप में किसी भी द्रव्य को बहुत तेजी से शरीर के अंदर पहुंचाता है। इसलिए हम आयुर्वेद चिकित्सक क्या करते हैं, बहुत सारी दवाइयों को शहद में मिला के चाटन के रूप में देते हैं। इस कारण से हम शहद का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे इसमें जो स्वर्ण है इसका क्या, इसका जो स्वर्ण है, इसमें स्वर्ण सबसे उत्तम धातु है जिसमें कभी क्षय नहीं होता है। इसका जो गुणधर्म है वह उष्ण है, पित्त, यह पित्त आभा के कारण और पित्त को बढ़ाने वाला और उसको सम्यक रूप से रखने वाला है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है,
आपके जितने सेल्स होते हैं उसको एक्टिवेट करके उसकी गतिविधि, उसकी जो सामान्य गतिविधि है उसको बढ़ाता है। आपने सबसे ज्यादा देखा होगा कि आयुर्वेद चिकित्सक क्या करता है कि अगर किसी औषधि से प्रभाव नहीं मिल रहा है उस समय वो फिर स्वर्ण योग देता है। तो अलग अलग जगह पे उसका स्वर्ण का इतना ज्यादा प्रभाव होता है। तो यहाँ पे भी जो स्वर्ण का प्रभाव है उसकी आभा मंडल को बढ़ाता है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, उसके चेहरे की कांति को बढ़ाता है। इसीलिए स्वर्ण प्राशन में जो गुणों पर बताया हुआ है कि यह उसके आभा मंडल, उसके स्किन को ग्लो करता है, तेज बढ़ाता है। इसमें 3 चीज होती है। इसके बहुत सारे योग अभी आचार्यों ने बताए हुए हैं अलग अलग जगह पे। इसमें जो घृत होता है उस घृत को विशिष्ट प्रयोग करने के लिए जब हमको और अच्छे द्रव्य चाहिए तो इसमें शंख पुष्पी, वचा, ब्राह्मी, जटामासी, पुष्प और कहीं कहीं पे हम सेंधव लवण का भी इस्तेमाल करके इन द्रव्यों के कॉम्बिनेशन से पहले घृत को सिद्ध करते हैं और इस घृत को सिद्ध करने के बाद में उसका योग करते हैं। ये जो सारे द्रव्य होते हैं वह उसके मस्तिष्क को बढ़ाने वाले प्रतीक होते हैं। बच्चे को जो ये योजना है वो कब का, मैं विशेष रूप से एक बात है कि बच्चों तक ही क्यों रखना है स्वर्ण प्राशन। जो हमारे आयु है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। जितना बालखंड है, जितना बाल आयु है किशोर अवस्था तक की, वह कफ रोग प्रधान होती है। उसमें कफ निश्चित रूप से सामान्य रूप से हमको मिलने वाला है। उसके बाद की जो आयु आती है उसमें पित्त दोष मिलता है और जो वृद्धावस्था होती है उसमें वात दोष मिलता है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है। इसी कारण से जो स्वर्ण प्राशन का जो योग है उसको हमको किस आयु वर्ग तक देना है? इसमें जो किशोर अवस्था के पहले यानी जन्म से लेकर 16 साल के अंदर तक इसको देना है। इसको देने के 2 विशेष तरीके हैं। एक जो पहला जो तरीका है वो है जन्म से लेके पहले दिन से लेके 1.25 साल तक, मतलब दूध पे निर्भर, क्षीर अन्नात ऐसी शब्दावली आती है। मतलब ऐसा बच्चा जो सिर्फ और सिर्फ दूध पे निर्भर होता है उन बच्चों को, और ऐसा बच्चा जो दूध और अन्न पे निर्भर होता है जिस समय तक उसकी आते पूरी अच्छे से विकसित नहीं हुई है उस समय तक 1 से 1.25 साल के पहले हम बच्चों को यह 2-2 बूंद करके प्रतिदिन की योजना करेंगे। अल्प प्रमाण में देंगे लेकिन हर दिन देंगे। और विशेष आग्रह ऐसा रहता है कि पुष्य नक्षत्र से शुरू करिए और 7वें पुष्य नक्षत्र तक 6 महीने हमको लगातार देना है। दूसरा जो तरीका है वो देने का तरीका ऐसा है कि जब उसकी आंतें विकसित हो गई है, जब वो अच्छी चीजें अन्न को अच्छे से पचा सकता है, तो उसकी ग्राह्य क्षमता बढ़ने के कारण हम सिर्फ और सिर्फ पुष्य नक्षत्र में ही पूरी मात्रा जो उसकी 1.5 ग्राम की होती है वो पूरी की पूरी उसको चटा देते हैं। इसका नाम क्या है? स्वर्ण प्राशन। प्राशन यानी चटाना। तो इसको पुष्य नक्षत्र में देते समय यह पूरी मात्रा देते हैं। तो इससे उस बच्चे को जो अभिष्ट लाभ है वो सारे लाभ हमको मिलते हैं। इसमें जो मुझे अभी तक के पिछले 15 सालों से करने में जो सामान्य रूप से जो अंतर मिल रहा है वो यह है कि उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छे से सबसे पहले मिल रही है। हम बहुत एक सिंपल सा था, मैं जब औषधि का दे रहा था तो मैं सबसे पूछता था कि इसका क्या प्रभाव हुआ। आप तीसरे महीने से उसका प्रभाव आसानी से देख सकते हैं। उस माँ बाप का था वो व्यस्त रहते होंगे जो भी थे, उसकी मदर माताराम आती थी, वो बच्चे को स्वर्ण प्राशन पिलाती थी और चले जाती थी। मैंने पूछा कि क्या प्रभाव हुआ तो उसके पिताजी ने ऐसा फोन नीचे किया, बोले साहब बढ़िया है, और पलट के चले गए। दूसरी बार मैंने पूछा, दूसरे महीने आए, बोले बढ़िया है, चले गए। मैंने तीसरी बार पूछा तो उनको लगा कि यार ये बार बार पूछ रहे हैं कुछ, क्योंकि मुझे जो आंसर ऐसा लगा था कि ऐसा बताएंगे कि इसका ये प्रभाव हुआ है, इससे ये हुआ, ये बच्चा बोलने लगा है, चलने लगा है, इसके खाने में पचन में अंतर आया है, ऐसा कुछ मुझे लग रहा था कि ऐसा आंसर आएगा। लेकिन उस
जो पिता थे उनका जो संवाद था वो मेरे मन में छप गया। उन्होंने सीधे फोन नीचे किया, बोले देखो डॉक्टर साहब, ये सबसे बढ़िया काम है। मैं जिसके पहले इस बच्चे को लेके हर महीने चिकित्सक के यहाँ जाता था, वो हमेशा हर महीने बीमार पड़ रहा था। जब से मैंने स्वर्ण प्राशन देना चालू किया, मैं चिकित्सक के यहाँ कहीं नहीं गया हूँ। मैं उसका किसी भी प्रकार का कोई भी इलाज करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। यह प्रमाण था कि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बच्चे की बड़ी है, तभी उसी कारण उसको बार बार औषधियों की आवश्यकता नहीं पड़ी। ऐसे अनेक उदाहरण आज की तारीख में मेरे पास में हैं। इसके साथ में इसमें हम एक द्रव्य इस्तेमाल कर रहे हैं, वचा। मैंने वाचा शुद्धि की भी बात की। एक अपने ही गौ सेवा के ही केंद्र पे एक बच्ची 1.5 साल के आसपास हो गई थी, 1.5-2 साल की हो गई थी। वो बोल नहीं पा रही थी व्यवस्थित, उसके जो शब्द थे वो पूरे नहीं आ रहे थे। स्वर्ण प्राशन लेने के बाद वह भी उसकी वाचा शुद्धि भी हुई और उसको बोलने में स्पष्टता आने लगी। इसके साथ में रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ी ही बढ़ी। इसके बाद इसका एक फलश्रुति बताई हुई है कि श्रुतधर हो जाता है बच्चा। जो मैंने अभी बताया कि बच्चे के धी, धृति, स्मृति तीनों चीजें इतनी मजबूत हो जाती है कि वो जो कोई चीज सुनता है उसको सुन के अपने आप में याद रखना और याद रख के वापस उसको बोल पाना, यह जो क्षमता है वो श्रुतधर की होती है। हमारे यहाँ पहले जितने वेद होते थे वो श्रुत परंपरा से ही आए, तो उनको सुन के वो याद रखते थे लंबे समय तक। ऐसा जब गुण है वह बच्चों में आता है, और ये सामान्य रूप से बहुत सारे बच्चों में देखने को मिला है। चिड़चिड़ापन, जो बच्चों में जो चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा रहता है, एकदम से विचलित हो जाते हैं, उनके भावों का जो आवेग रहता है कई बार हमको मिलता है, ऐसे बच्चों में भी इसका विशेष प्रभाव मिला। उनका क्रोध भी कम हुआ और उनका चिड़चिड़ापन भी कम देखने को मिला। हाँ, जो मानसिक रूप से कमजोर बच्चे थे, ऐसे बच्चों में भी मुझे स्वर्ण प्राशन का बहुत विशिष्ट प्रभाव मिला है। कुछ ही जगह है जिसमें मुझे मात्रा में उसकी योजना करनी पड़ी, लेकिन हाँ, स्वर्ण प्राशन देने से मुझे उसके मस्तिष्क में अंतर मिला। दूसरी चीज, स्वर्ण प्राशन मैंने गर्भवती माताओं को भी दिया है गर्भ संस्कार के दौरान, और उसमें भी उसका जो विकास क्रम है वह मुझे सम्यक मिला। उस बच्चों के भी विकास में, क्योंकि इसका जो प्रभाव है एक अग्नि पे होता है। जब मैं अग्नि की बात कर रहा हूँ तो आयुर्वेद में जो इसका रेफरेंस है, इसमें जब मैं अग्नि की बात कर रहा हूँ जी, बस अग्नि जो है, अग्नि यानी जठराग्नि नहीं है। जठराग्नि सिर्फ पेट की अग्नि नहीं है, इसमें 13 की 13 अग्नियां हैं। 13 अग्नियां मतलब आपकी पूरी धातु की अग्नि, पूरी आपके दोषों धातु की अग्नि है, और आपकी पंचमहाभूत की अग्नि है। मतलब आपके सारे के सारे जो धातुएं हैं वो सम्यक रूप से जब विकसित हो सकती है, ऐसी अग्नि हमारे शरीर में आती है। इसी कारण से बच्चे का सर्वांगीण विकास में, क्योंकि अगर उसकी अग्नि अच्छी होगी तो उसके धातुएं सब एक के बाद एक उत्तर अच्छी बनते जाएगी और उसका सम्यक रूप से विकास मिलेगा। सर्वांगीण विकास में स्वर्ण प्राशन होता है। और इसका जो रेफरेंस की बात है तो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट संहिता, पारस्पर संहिता, ग्रह सूत्र, आपके जहां जहां स्वर्ण का संस्कारों का उल्लेख है उन सभी जगह पे आपको स्वर्ण प्राशन का उल्लेख मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी दी हुई जानकारी आपके लिए कुछ व्यक्तिगत बात व्यक्तिगत बात मेरे पास स्वर्ण प्राशन है, बाद में जिनको चाहिए ठीक है, चलो चलो